नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैंने यादव सर एक बार पुनः आपके लिए जिस विषय का काफ़ी समय से इंतजार था और उत्तर प्रदेश पैट, यूपी पुलिस अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज से क्लास ये, क्योंकि मैं यहाँ पर ये आप देख चुके हो भारतीय संविधान पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये भारतीय संविधान की आज पहली क्लास रहेगी और ये संविधान की क्लास ये समझिए इतिहास बनाने वाली क्लास होगी। संविधान में आज से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। ये मैं डेफिनेटली बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये समझिए कि मैं वायदा करता हूँ आपसे। तो बिना किसी विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और ये आप अपने दोस्तों तक जितने भी आपके जानने वाले हैं, भारतीय संविधान से आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 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 दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सम प्लस विधान। संविधान दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सम प्लस विधान। सम माने है या समान, विधान माने नियम या विधि या कानून या व्यवहार। भारतीय संविधान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि समान, नियम, विधि, कानून या व्यवहार। या ये माने तो कि संविधान एक ऐसी किताब है या पुस्तक है जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए समान नियम, विधि, कानून, व्यवहार की दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो उसी का तो अर्थ होगा संविधान। आगे, अच्छा, ये जो संविधान है ये लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान किस भाषा का शब्द है, तो संविधान लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि समान, नियम, विधि, कानून या व्यवहार। आगे चलते हैं, संविधान के बारे में और समझते हैं। संविधान के जनक और भारतीय संविधान के जनक। और संविधान का हस्तलिखित रूप। तो बताने की कोशिश करेंगे कि संविधान के जनक कौन हैं और भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, और संविधान का जो हस्तलिखित प्रारूप है या रूप ये किसने दिया है। तो संविधान के जनक में आप लगाएंगे अरस्तु। एक जो संविधान की पुस्तक है या राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें एक संविधान शब्द आता है। इस पूरे जो टर्म या शब्द को दिया है अरस्तु ने। तो विश्व लेवल पर अगर पूछा जाए संविधान के जो फादर हैं, जनक हैं, वो हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। भारतीय संविधान के जनक अगर पूछे तो आप लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के फादर कौन हुए? भारतीय संविधान के फादर हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किंतु अब कुछ विद्यार्थी संविधान के हस्तलिखित प्रारूप को क्या टिक करते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा है, तैयार किया है। लेकिन ये उनका कहना क्या होता है? बिल्कुल गलत होता है पूरी तरह। संविधान का जो हस्तलिखित रूप किसने दिया है? तो ये दिया है प्रेम
बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को जो अपनी हाथों से लिखने का कार्य किया है, ये किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नारायण रायजादा दिखाई दे रहा है? संविधान को हाथों से लिखने का कार्य किसने किया है? ये किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो अब तक हमने समझा कि संविधान जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और संविधान का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है कि समान नियम कानून व्यवहार। संविधान के जनक हैं विश्व लेवल पर एरिस्टोटल, किंतु भारतीय संविधान के जो फादर हैं, जनक हैं, वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान को जो हस्तलिखित रूप दिया है वो दिया है किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा दिया गया है। ओके, तो मैं संविधान को सिस्टम से तो कल से पढ़ाने वाला हूं। आज संविधान की एक झलक देखिए और आज की क्लास में आपको लगभग 20 से 30% संविधान कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में आपका कितना? 20 से 30% और लगभग 40% संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये समझिए आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है संविधान से। तो आज नंबर पहले तो मैं उठाता हूँ आयु सीमा। आयु सीमा, एज लिमिट। भारतीय संविधान में पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ आयु सीमा, कि किस पदाधिकारी के लिए कितनी आयु सीमा होना चाहिए। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन गलत भी करते हैं। तो आयु सीमा में संविधान में सिस्टम से दो बातें आपको याद रखनी है कि जिस पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। इस पॉइंट को आप बहुत बारीकी से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। संविधान में क्या है कि जिस पदाधिकारी के लिए, जिस कर्मचारी के लिए एज ऑफ लिमिट क्या है? न्यूनतम है, उस पदाधिकारी के लिए भारत के संविधान में अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान, कोई प्रोसीजर नहीं है। अभी मैं आपको उदाहरणों सहित बताऊंगा। तो ये आप सेट करो अपने दिमाग में कि जिस पदाधिकारी के लिए संविधान में एज ऑफ लिमिट न्यूनतम होगी, क्या उसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान होगा? तो आप वहाँ निश्चित ही कहेंगे कि इस पदाधिकारी के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। इसी का जस्ट उल्टा ये है, इसी का उल्टा ये है, क्या? यहाँ लिखता हूँ, जिस पदाधिकारी के लिए अधिकतम आय सीमा का प्रावधान है उसके लिए न्यूनतम आय सीमा का प्रावधान नहीं है। ये दोनों बातें आप समझ लो, पूरे संविधान में आपको काम आएंगे और आज से आप आयु संबंधी कोई प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। जिस पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा कभी भी नहीं होगी संविधान के अनुसार, और जिस पदाधिकारी के लिए अधिकतम आयु सीमा है उस पद के लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं होगा। अब मैं इन दोनों ही स्टेटमेंटों के आपको बाकायदा उदाहरण बताता हूँ। जैसे इधर मैं लिख लेता हूं न्यूनतम वाला और इधर अधिकतम।
तो न्यूनतम में मैं सबसे पहले लिखता हूँ राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान है कितना? 35 ईयर। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी समय सीमा का प्रावधान है? तो आप क्या लगाएंगे? अधिकतम कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है कि जिस पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान होगा उसके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई मायने नहीं रखती। अधिकतम आयु सीमा हम उसमें नहीं गिनेंगे, उसमें कट्टा लगा देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि 65 साल होती है सर, 62 साल होती है, यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं बहुत ज़्यादा, या 70 साल होती है। तो उसके लिए ये वाली बात याद रखिए कि राष्ट्रपति पद के लिए तो न्यूनतम आयु सीमा बताई थी सर ने कि 35 वर्ष होती है। तो निश्चित ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे? इस वाले स्टेटमेंट में पहुँच जाएंगे कि अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं होगी। ओके, जैसे नंबर 2 पे मैंने आपको लिखा उपराष्ट्रपति, न्यूनतम होती है 35 वर्ष। तो अब आप ये बात समझ गए हैं, तो बताइए उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या होती है? न्यूनतम आयु सीमा होती है, अधिकतम आयु सीमा नहीं होती। तीसरा, राज्यपाल कितने में बनता है? 35। ये क्या है? न्यूनतम आयु सीमा है राज्यपाल की, कितने पे? 35 वर्ष पे बनेगा। तो अधिकतम समय सीमा होगी, तो आप कहेंगे निश्चित ही कुछ नहीं होने वाली सर। और केवल भारत के संविधान में 3 ही पदाधिकारी ऐसे हैं, केवल और केवल भारत के संविधान में 3 ही पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है, जिनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है, जो संवैधानिक पदों पर होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तीनों की शुरुआत रा से हो रही है, याद कर लो, रा रा रा। तो आज से राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई भी विद्यार्थी गलती नहीं करेगा कि इन पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा कुछ नहीं है। इनके लिए क्या है? राष्ट्रपति के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल। क्या चौथा और भी कोई संवैधानिक पद पर है ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी जो न्यूनतम 35 साल की उम्र रखता हो? तो आप कहेंगे ऐसा कोई नहीं है। आगे चलते हैं, अभी न्यूनतम की समझिए, इसके बाद आगे न्यूनतम और अधिकतम। ठीक, ये न्यूनतम ही है। जैसे मैंने लिखा प्रधानमंत्री, बताइए विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष चाहिए। तो अधिकतम क्या चाहिए? कोई नहीं। अधिकतम क्या चाहिए? कोई नहीं। ठीक, ऐसे ही आप लिखेंगे क्या? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कितनी चाहिए? 25 साल। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष, अधिकतम कोई नहीं। इसके आगे और भी पदाधिकारी हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान होगा, तो आप वहाँ पर निश्चित ही इस बात को याद रखेंगे कि उनके लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं होगा। अब इसे मैं उल्टा बताता हूँ, अधिकतम से न्यूनतम की ओर। अधिकतम और न्यूनतम। अब मैंने क्या बताया था कि जिस पदाधिकारी के लिए अधिकतम आयु सीमा होगी उसके लिए न्यूनतम नहीं होगी। जिस पदाधिकारी के लिए अधिकतम आयु सीमा होगी उसके लिए न्यूनतम नहीं होगी। जैसे पहला एग्जांपल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा होती है 65 ईयर, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 65 वर्ष, कि वो 65 वर्ष पर हर हाल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो क्या इनके लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा है? तो नहीं, क्योंकि हमें एक ही चीज़ फॉलो करानी है। अगर अधिकतम है तो न्यूनतम कुछ नहीं,
अगर न्यूनतम है तो अधिकतम कुछ नहीं। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या करते हैं कि अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा पर जाके रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो क्या इनके लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा है? तो नहीं है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। आगे और भी चलते हैं अधिकतम से न्यूनतम की ओर। महान्यायवादी, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी के लिए अधिकतम आयु सीमा होती है बेटा 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 ईयर। तो आप निश्चित ये लगाएंगे कि इस पद के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी। नंबर 4, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता के लिए अधिकतम होती है 62 वर्ष। यहाँ पर न्यूनतम आपसे पूछे तो न्यूनतम कुछ नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार के आयु सीमा संबंधी अब आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। आगे जैसे आपसे पूछता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या CAG कैग या UPSC का हेड, इन सभी के लिए अधिकतम होती है 65 वर्ष। तो क्या इनके लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इनके लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। तो बताइए, क्या आज के बाद आपका आयु संबंधी कोई प्रश्न गलत होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं, आज के बाद आपका कोई आयु सीमा संबंधी प्रश्न गलत नहीं होगा। याद इतना रखना है कि जिस पदाधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं होगा, और जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं होगा। आगे चलते हैं। आयु सीमा हमने समझा, और न्यूनतम और अधिकतम। नियुक्ति, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं नियुक्ति। नियुक्ति को लेकर विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के बाद आपका नियुक्ति संबंधी कोई प्रश्न नहीं बचेगा, नियुक्ति संबंधी कोई प्रश्न नहीं बचेगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो कर्मचारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं या अन्य विभागों में जितने भी पोस्टेड हैं, वो या तो संबंध उनका सेंट्रल या केंद्र या राज्य से होगा। इनका संबंध किससे होगा? या तो केंद्र से होगा या राज्य से होगा। तो नियुक्ति 2 लोगों के हाथ में होती है, टोटल नियुक्तियां, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। नियुक्ति देने का कार्य होता है केवल 2 व्यक्तियों के हाथ में, एक तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। अगर आपका प्रश्न कहीं फंसता भी है तो तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो आप तुक्का राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ही लगाएंगे। आपका 99% तुक्का बिल्कुल फिट बैठेगा, 99% आपका तुक्का भी बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि नियुक्ति या तो राष्ट्रपति दे रहा होगा या राज्यपाल दे रहा होगा। ठीक, तो केंद्र या संघ के सेवा देने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्य के सेवा देने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। आपका प्रश्न पूरी तरह से सही होगा। जो व्यक्ति केंद्र की सेवा करेगा उसकी नियुक्ति 101% किसने की होगी? राष्ट्रपति ने की होगी। और जो व्यक्ति राज्य की सेवा करेगा उसकी नियुक्ति 100% किसने की होगी? राज्यपाल ने की होगी। जैसे शुरू हो जाओ, प्रधानमंत्री, तो सबको मालूम है बेटा प्रधानमंत्री राज्य में तो होता नहीं है, प्रधानमंत्री कहाँ होता है? केंद्र में, सेंटर में। तो अब आप क्या लगाएंगे? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरा, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है, उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं उन सभी की नियुक्ति किसने की होगी? राष्ट्रपति ने की होगी। अब प्रधानमंत्री के सापेक्ष इधर समझते हैं, राज्य में होता है क्या? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री।
तो बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो आप बताएंगे कि सर राज्यपाल करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सेवाएं कहाँ देता है, राज्य में या केंद्र में? तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री सेवाएं देता है राज्य में, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। यहाँ भी होते हैं अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री का भी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ भी अन्य मंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ओके। तीसरा नंबर, महान्यायवादी। महान्यायवादी कहाँ होता है, केंद्र में होता है। महान्यायवादी कहाँ पर होता है, केंद्र में। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। यहाँ महाधिवक्ता कौन होता है, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। महाधिवक्ता होता है राज्य में, नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। महान्यायवादी होता है केंद्र में, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ओके। 4, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य। यूपीएससी के अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर है पहले से ही कि संघ को ही केंद्र कहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं, केंद्र में या संघ में। तो इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ मैं आपसे लिखवा दूं पीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। आगे और भी चलते हैं और भी जानते हैं। नियुक्ति संबंधी तुम्हारा कोई प्रश्न आज से बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। केवल मेरी इन बातों को समझ लेना। आगे है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। केंद्र में जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति करने की जिम्मेदारी होती है किसकी, राष्ट्रपति की। और पहले आज समझ चुके हैं कि केंद्र संघ निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। तो राज्य पहले ही बता चुका हूं कि राज्य का कोई भी कर्मचारी होगा जो व्यक्ति राज्य में सेवाएं देना चाहता है, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप बताएंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। आगे और भी चलते हैं। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। क्या लगा हुआ मिला, केंद्रीय, सेंट्रल, संघ। संघ में जो मानवाधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। क्लियर। तो राज्य में राज्यपाल कर रहे हैं, केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। और भी समझते हैं। और क्या क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये कहाँ पर होता है, केंद्र में होता है। आगे पिछड़ा, केंद्रीय लगा दे रहा हूँ यहाँ, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, SC आयोग, ST आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आयोग, केंद्रीय SC आयोग,
केंद्र का एसटी आयोग, इन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और जहाँ भी आपको केंद्र लगा दिखाई देगा उसके संबंध में आप किसे टिक करेंगे? उसे टिक करेंगे राष्ट्रपति के लिए। यहाँ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कोमा एससी आयोग, कोमा एसटी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति इसे कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। जब राज्य की बात आती है, राज्य में जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, राज्य में जो एससी आयोग होता है, राज्य में एसटी आयोग होता है, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे राज्यपाल करेंगे। तो क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? बिल्कुल समझ आ रही होंगी। जहाँ केंद्र वहाँ राष्ट्रपति, जहाँ राज्य वहाँ राज्यपाल। हाँ, तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति थल सेना का अध्यक्ष, जल सेना का अध्यक्ष, वायु सेना का अध्यक्ष, ये सभी सेनाएं केंद्र का विषय है, वैसे भी आप जानते हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये जो विषय है वो किसका है? केंद्र का है, संघ का है। तो इनकी नियुक्ति, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे तो राज्य की तो कोई सेना होती नहीं है, राज्य की तो कोई स्पेशल सेना होती नहीं है ना, तो इसके संबंध में यहाँ छोड़ देंगे। आगे, केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। और यहाँ पर इनके संबंध में क्या होगा? ये राज्य वाला होगा। तो कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा की जाएगी। केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इनके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और जब इन्हीं के सामने हम राज्य लगा देंगे, राज्य का महिला आयोग अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और राज्य में अल्पसंख्यक आयोग होता है, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये नियुक्ति संबंधी आपका कोई भी प्रश्न आज से गलत नहीं होगा। आपको इतना समझना है कि जो पदाधिकारी केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहा है उसकी नियुक्ति संभवतः नहीं, डेफिनेटली 100% राष्ट्रपति द्वारा ही की जा रही है। और जो व्यक्ति अपनी सेवाएं राज्य में दे रहा है उसकी नियुक्ति गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा की जा रही है। जैसे आप भी अगर किसी भी पद की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की, अगर राज्य में आप सेवा दोगे तो आपकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, केंद्र में सेवा दोगे तो आपकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ नियुक्ति संबंधी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे और समझते हैं। आय हो गया, नियुक्ति हो गया। एक शपथ के बारे में बताता हूं मैं आपके लिए। शपथ तो आपको संविधान की भाषा में तो ये समझना है कि जो शपथ होती है पद और गोपनीयता की, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ वही व्यक्ति दिलाएगा जिस व्यक्ति ने आपको जिस पद के लिए बनाया है अथवा नियुक्ति की है। शपथ वही दिलाएगा जिस व्यक्ति ने जिस पद के लिए आपको नौकरी पर रखा है। तो शपथ में अधिकांशतः राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो जितने भी पदाधिकारी मैंने आपको इधर लिखवा दिए नियुक्ति के संबंध में, जितने भी पदाधिकारी मैंने आपको लिखवा दिए नियुक्ति के संबंध में, जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने की थी।
जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी उनको शपथ कौन दिलाने वाला है? उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। जिसकी नियुक्ति जिसने की, जिस पद के लिए काबिल समझकर, वही तो उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो क्या है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कह देंगे आसान तरीका है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। ओके। अन्य मंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है? महान्यायवादी, इनको कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तुरंत क्लिक करते चले जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही इन व्यक्तियों की नियुक्ति करी है, तो राष्ट्रपति ही तो शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, मंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जितने भी मैंने आपको नियुक्ति संबंधी लिखे हैं, और भी कोई पदाधिकारी है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने की है, उसको भारत के राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे। ये बहुत। नेक्स्ट, राज्यपाल वाली बात समझते हैं। तो जिसकी नियुक्ति राज्यपाल ने की, मतलब मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। क्यों? कि राज्यपाल ने तो नियुक्ति की है उसकी। राज्यपाल ने नियुक्ति की, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने अन्य मंत्री की भी नियुक्ति की होगी, इनको भी कौन दिलाएगा? गवर्नर। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसने की? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और वे आदि जितने भी पदाधिकारी मैंने आपको लिखे थे, कि जिनकी नियुक्ति भारत के गवर्नर राज्यपाल द्वारा की जा रही थी, उन सभी को शपथ दिलाने का कार्य कौन कर रहा है? उन सभी को शपथ दिलाने का कार्य कर रहे हैं राज्यपाल। तो शपथ के बारे में आज से कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलाएंगे? नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आदि जितने भी बचते हैं उनको भी शपथ दिलाएंगे। आगे समझते हैं कुछ शपथ के संबंध में अपवाद वाली स्थिति कुछ है। जैसे एक तो है राष्ट्रपति, एक हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीश। और एक था राज्यपाल, इधर हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीश। और इधर थे ये उपराष्ट्रपति। कौन थे? उपराष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसने करी थी? राष्ट्रपति ने। तो शपथ कौन दिलाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसने की थी? बताइए। राष्ट्रपति ने। तो शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? प्रश्न आया आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को बेटा ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, मुख्य न्यायाधीश, ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति के लिए। रिवर्सिवर, राष्ट्रपति ने तो नियुक्ति की है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीशों की भी। तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति के संबंध में ये बात तो पूरी तरह सत्य है। लेकिन राष्ट्रपति की तो नियुक्ति होती नहीं है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन, इलेक्शन होता है, इलेक्शन। तो फिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं।
राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों में समझते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति बेटा करते हैं राष्ट्रपति जी, ये बात याद रखना। अब आप कहोगे कि राष्ट्रपति क्यों करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट तो राज्य में सेवाएं देता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश कहाँ सेवाएं देते हैं? राज्यों में सेवाएं देते हैं। किंतु फिर भी इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा और अन्य न्यायाधीशों को? यहाँ शपथ दिलाने का काम होता है राज्यपाल का। यहाँ शपथ दिलाने का जो काम होता है वो किसका होता है? राज्यपाल का होता है, ये बात याद रखना। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल, क्योंकि वो सेवाएं कहाँ देते हैं? राज्य में। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, उपराष्ट्रपति का भी होता है निर्वाचन, और इस निर्वाचन के संबंध में माने तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत थी, क्या समझने की जरूरत थी? कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति ने की, उन सभी को नियुक्ति के संबंध में शपथ दिलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। अब मैं प्रश्न छोड़ता हूँ या नियुक्ति शपथ संबंधी, तो आपको प्रश्न बताना है। क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इसे बताना है आपको, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में ये बताना है क्वेश्चन तुम्हें कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाने का कार्य करता है। इतना काम आपका है। बाकी शपथ नियुक्ति आयोग के संबंध में मैंने आपको ये पूरी जानकारी बता दी। आगे चलते हैं, एक और बात। त्याग पत्र या इस्तीफा। त्याग पत्र या इस्तीफा, इससे क्या समझते हो? जब कोई कर्मचारी अपना पद छोड़ता है उसे त्याग पत्र या इस्तीफा कहते हैं। तो किसे सौंपेगा? सौंपेगा उसे जिसने उस पद की जिम्मेदारी दी थी। जिसने उस पद की जिम्मेदारी दी थी उसी को इस्तीफा त्याग पत्र सौंपेगा। दूसरे को सौंपकर क्या करेगा? तो इस्तीफा त्याग पत्र के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल बात वहीं घूम घूम कर आ रही हैं, बातें सारी वहीं घूम घूम कर आ रही हैं कि राष्ट्रपति ने जितने कर्मचारियों की नियुक्ति करी थी वो सभी कर्मचारी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देके आएंगे। भारत के राष्ट्रपति ने जिस जिस कर्मचारी की नियुक्ति करी थी उनको भेजा था कार्य करने के लिए, तो मना किससे करेंगे? राष्ट्रपति से ही मना करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय अब इस कार्य को करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिला रहे थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर रहे थे? एक साथ 3 कार्य। नियुक्ति करने के बाद तुरंत शपथ दिलाने का कार्य किया। शपथ दिलाने के बाद अगर कर्मचारी कार्य को करने में असमर्थ है तो अपना इस्तीफा त्यागपत्र किससे सौंप के आएगा? राष्ट्रपति को। तो भूलेंगे नहीं बिल्कुल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने। शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने। तो इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को। और जितने भी अन्य मंत्री उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने, शपथ राष्ट्रपति ने, इस्तीफा कैसे देंगे? राष्ट्रपति को। महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, ये सभी किसे देंगे अपना इस्तीफा? राष्ट्रपति को। जितने भी पदाधिकारी मैंने आपको बता दिए जिनकी नियुक्ति आदि राष्ट्रपति ने की थी वो सभी अपना इस्तीफा त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके ही सौंपने वाले हैं। तो यहाँ कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही राज्यपाल ने किस किस की नियुक्ति की थी? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं बताइए? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री बनाए थे, ये अपना इस्तीफा कैसे देंगे? राज्यपाल को। ठीक। महाधिवक्ता राज्य में होता है, ये अपना इस्तीफा कैसे देगा? राज्यपाल के लिए।
मतलब जिन कर्मचारियों की नियुक्ति राज्यपाल ने की है वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे, और जिन कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। तो निष्कर्ष ये निकलता है, बाद में निचोड़, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में ही बातें बार बार घूम घूम के आ रही हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि क्या केंद्र या संघ इसके सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और राज्य के सभी कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। केंद्र या संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, और कोई ऐसा कार्य बताइए जो प्रधानमंत्री ने किया हो आज तक। केंद्र में या संघ में कोई ऐसा काम बताइए जो प्रधानमंत्री ने आज तक किया हो। सभी कार्य राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए केंद्र की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है, पावर है, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल या गवर्नर द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित होती है। क्या समझे? किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति केंद्र में। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति राज्य में कौन करेगा? तो आप कहेंगे राज्य में राज्यपाल के द्वारा। शपथ, त्यागपत्र, इस्तीफा, ये सब राज्यपाल राष्ट्रपति के हाथ में ही था। तो समस्त कार्यपालिका जितने भी समस्त टोटल वर्क, समस्त का मतलब टोटल वर्क केंद्र के कौन करता है? राष्ट्रपति। टोटल वर्क राज्य के कौन करता है? राज्यपाल, गवर्नर। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति। राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन जब आ जाए यहाँ लगा हुआ वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, तब यहाँ पे लगाना है आपको प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्र में कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन सब कार्य कराते जरूर हैं। किससे? राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री केंद्र में कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी कार्य किससे कराते हैं? वो राष्ट्रपति से कराते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर मैं वास्तविक लिख दूँ तो यहाँ लिख देंगे आप मुख्यमंत्री। इसी प्रकार क्या होता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य में कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन समस्त कार्य अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हुए किससे कराते हैं? राज्यपाल से कराते हैं। तो आज हमने क्या समझा कि आयु सीमा, नियुक्ति, शपथ, इस्तीफा, त्यागपत्र, कार्य, इतनी चीज़ें समझी हमने, 3-4 चीज़ें। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना। और ये भारत का संविधान आपका, ये मानिए, चुटकियों में याद होने वाला है। अच्छे तरीके से ऐसे समझ जाओगे, इसके बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मैं वायदा करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सभी का फ़ायदा होने वाला है। और पेट एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। भारत के संविधान से जितने भी क्वेश्चन आएंगे भारत के संविधान से रिलेटेड, तो ये हमारी क्लास से रिलेटेड आएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस क्लास को देखिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कल मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ कि कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि हमें अनुच्छेद याद नहीं होते। कल के बाद तुम कोई भी अनुच्छेद भूलने वाले नहीं हो। कुछ विद्यार्थियों की शिकायत होती है कि ये संविधान हमें याद नहीं होता, इसके क्वेश्चन हमसे बन नहीं पाते, कहाँ से कौन सी व्यवस्था ली गई है, कहाँ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय